प्यारे बच्चों, उदासीनता वक्र या जिसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं या इंडिफरेंस कर्व इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम भी है समसंतुष्टि रेखा। समसंतुष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्र में स्थित जो बिंदु होते हैं, जो विभिन्न संयोग होते हैं, उन संयोगों के बीच में उपभोक्ता उदासीन रहता है, वह तटस्थ रहता है, अर्थात किसी भी संयोग को लेने में वो खुश रहता है, उसको कोई संयोग कम या ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है तटस्थता वक्र। अब देखते हैं आगे। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र वह रेखा है जिसके विभिन्न बिंदुओं पर, अब एक परिभाषा के रूप में हम इसको देखते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं। संयोग का मतलब है एक एक्स वस्तु और वाई वस्तु, हम दो वस्तुओं को लेके चलते हैं कि मानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं को लेकर चलता है, या अपने पास जो उसके पास मुद्रा है उस मुद्रा से वह दो वस्तुओं को ही क्रय करता है, यह मानकर हम चलते हैं। और उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में उसको समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि कई संयोग होते हैं, लेकिन वो किसी भी संयोग को लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि किसी में उसको अधिक लाभ प्रतीत नहीं होता है, तो उसको कोई भी संयोग दे दो या उस हर संयोग के प्रति वह समान भाव रखता है। इसीलिए वह उदासीनता वक्र कहा जाता है। उदासीन रहता है अर्थात उस संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। उदासीन रहने का मतलब है कि उसको कोई विशेष चाह नहीं होती है कि मुझे यही संयोग मिले या वही संयोग मिले। कोई भी संयोग मिले वो सभी संयोग में खुश होता है। इस प्रकार से इसको उदासीनता वक्र कहा जाता है। अब हम आते हैं अगला, इसका जो बिंदु है इसके बारे में देखते हैं कि उदासीनता अनुसूची। उदासीनता अनुसूची मतलब एक जो शेड्यूल है, शेड्यूल देखते हैं इसका कि उदासीनता वक्र में जो हमने अभी बात की थी, कई तरह के संयोग बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 संयोग बना रखे हैं, 5 बंडल बना रखे हैं। अब ये 5 बंडल ऐसे हैं, किसी में दोनों में आम और संतरे दोनों में है। अब उपभोक्ता इनमें से इन 5 बंडलों में से कोई भी एक बंडल लेने को तैयार है, और उसको सभी में से जितने 5 जो हमारे संयोग हैं, इनमें से किसी एक को लेने में अधिक संतुष्टि, एक को लेने में कम संतुष्टि नहीं प्रतीत होती है, अर्थात उसको समान मात्रा में संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास जो स्थिति आती है वह समान संतुष्टि की आती है हर संयोग से। हमने 2 वस्तुएं हमने कहा था सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ में अभी हम देखेंगे, आगे बनाएंगे। तो उसमें हम 2 वस्तुएं लेते हैं, एक एक्स लेते हैं और एक वाई लेते हैं। और एक्स में जैसे हमने यहाँ पर संतरे ले रखे हैं और वाई में हमने यहाँ आम को मान रखा है। अब हम देखिए इसमें पहला देखते हैं। सबसे पहले पहला संयोग हमने देखा कि वो उपभोक्ता 32 आम ले रहा है और उसके बाद एक संतरा ले रहा है। अब 32 आम और एक संतरा लेने में और 25 आम और 2 संतरे लेने में उसको समान मात्रा में संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, वो 16 आम लेता है और 4 वह संतरे लेता है, इसमें भी उसको उतनी संतुष्टि मिलती है। और इसी प्रकार से वह 20 लेता है आम
और 3 लेता है संतरे, एक संयोग ये भी है, इसमें भी उसको समान रूप से संतुष्टि होती है। या चौथा हम 5वां संयोग देखते हैं, 14 आम लेता है और 5 संतरे लेता है। तो कहने का मतलब है कि ये 5 बंडल बना रखे हमने, 5 थैले हैं हमारे पास, अच्छी तरह समझिए इसको। तो 5 थैलों में से हर थैले में वह किसी भी थैले को आंख बंद करके उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक में अगर आम अधिक हैं तो संतरे कम होंगे, संतरे अधिक है तो आम कम होंगे। और वो निश्चित रूप से एक ऐसा संयोग है जिसमें वो हर संयोग में उपभोक्ता खुश है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत का मतलब है कि एक अतिरिक्त इकाई, अब इकाई यहां पर हम संतरे के रूप में ले रहे हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त संतरा अगर ले रहा है उपभोक्ता, तो उसको आम की मात्रा को कम करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे यहां पर अब उसने 2 संतरे ले लिए, 2 संतरे लिए तो उसने 25 आम लिए, आम की मात्रा उसने कम ली, तो मतलब एक संतरे को लेने के लिए उसने 7 आमों को प्रतिस्थापित किया। तो 7 आम सब्स्टिट्यूट किए उसने किसके बदले में? एक संतरे के बदले में। तो इस प्रकार से जो उसकी सीमांत की, जो उसकी प्रतिस्थापन की दर होगी संतरे के प्रति 1 और 7 की है। इसी प्रकार से अगला संयोग जब वो एक और इकाई को बढ़ाता है, यानी कि एक अतिरिक्त संतरा लेता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित बात है कि उसको जो आम की मात्रा होगी फिर घटानी पड़ेगी। अब 3 ले रहा है संतरे, यानी कि एक संतरा और बढ़ा दिया, 2 से 3 कर दिए। तो अगर वो संतरे की मात्रा को बढ़ाता है तो आम की मात्रा उसको घटानी पड़ेगी, तो उसको 20 आम लेने पड़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो बजट रेखा होती है, जो कीमत रेखा होती है, कीमत रेखा का मतलब है कि उपभोक्ता के पास एक निश्चित धनराशि है और वह अपनी समस्त इस धनराशि को इन 2 वस्तुओं पर ही खर्च करता है। यह बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह समझना, आप इस बात को नहीं समझे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि बजट रेखा, जो कीमत रेखा है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कीमत रेखा के अनुसार उसके पास इतने ही पैसे हैं कि वह 20 संतरे, 20 आम और 3 संतरे ले सकता है। या वह 16 अगर आम चाहता है तो 4 संतरे लेगा, यानी कि 4 आम फिर घटाने पड़ेंगे उसको। या वो अंत में 14 अगर वो आम लेना चाहता है, या वो 5 संतरे लेना चाहता है, 14 आम लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 आम फिर घटाने पड़ेंगे उसको। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से वह प्रतिस्थापित करता जाएगा। अब हम आगे देखते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र, यानी कि उदासीनता वक्र क्या होता है इसको समझते हैं पहले। उदासीनता वक्र IC, जिसको हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इसका नाम है। अब जैसे आम और संतरे का अभी हमने उदाहरण लिया था, तो क्या हो रहा है, अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस बिंदु पर देखते हैं पहले, तो यहाँ पर जो है 25 आम ले रहा है, तो उसकी सीध में क्या है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं क्या, संतरे, यानी कि 2 संतरे ले रहा है। अब 20 आम ले रहा है, जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर 20 आम ले रहा है, तो यहाँ पर 3 संतरे ले रहा है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि एक की मात्रा को बढ़ाने से, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने से, या उसकी एक अतिरिक्त इकाई जिसको हम सीमांत मात्रा कहते हैं उसको बढ़ाने से, सीमांत इकाई को बढ़ाने से वह दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करता जाता है। तो उदासीनता वक्र ये है। अब इसकी विशेषताएं अन्य चर्चाओं पर भी अभी बात करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका प्रतिस्थापन दर क्या है। प्रतिस्थापन दर वही जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि y के लिए x की प्रतिस्थापन दर, मतलब है
कि y की मात्रा को कितनी प्रतिस्थापित करेगा एक x की मात्रा को बढ़ाने में। तो MRS/XY करके हम इसको लिखते हैं। MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, अर्थात x के लिए x की नहीं y के लिए x की प्रतिस्थापन दर हुई। अब एक x की मात्रा को अगर वह बढ़ाता है तो y की कितनी मात्रा प्रतिस्थापित करता है, यह चार्ट इस बात को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। देखो, अब x की एक मात्रा हमने बढ़ा दी, 2 हो गई। x की 2 मात्रा हुई तो y वस्तु की 11 हो गई, जबकि पहले 15 ले रहा था। लेकिन 15 ले रहा था तो x वस्तु की एक ही मात्रा भी तो ले रहा था, x वस्तु की कम मात्रा भी ले रहा था। तो अर्थात x की एक मात्रा को त्यागने के बदले या अतिरिक्त लेने के बदले, अतिरिक्त लेने के बदले उसने y की 4 मात्राओं का त्याग किया है। तो 4 मात्राओं को सब्स्टिट्यूट किया है एक के बदले। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, तो 4 जो है अनुपात 1 हो गया यहाँ पर, अर्थात इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर रहा है। अब इसी प्रकार अगले संयोग में एक सीमांत इकाई और बढ़ाता है। वो सीमांत इकाई का अर्थ हमने बताया था, मार्जिनल जो यूनिट है हमारी, मार्जिनल का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट जो होती है, उसको बढ़ाने के बाद जो दूसरी वस्तु की मात्रा पर, क्वांटिटी पर जो असर पड़ता है, उसको हम देखते हैं इसमें। जैसे इसमें 3 मात्राएं हैं, x की 3 ले ली उसने मात्रा, तो यहाँ y की मात्रा को और कम करके उसने 8 कर ली, अर्थात 3 मात्राएं और प्रतिस्थापित कर दी। यहाँ पर दिख रहा है 3:1, यानी कि उसने 3 फिर प्रतिस्थापित कर दी। इसी प्रकार से चौथे में हम अनुपात देखते हैं। चौथे में x की 4 मात्राएं हैं। 4 मात्रा का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई और बढ़ा दी उसने। x की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी y की मात्रा को उसने घटाना है, क्योंकि पैसे तो उसके पास उतने ही हैं। उसने कुछ चीज़ें उससे खरीदनी है, कुछ चीज़ें y की खरीदनी है, कुछ x की खरीदनी है। पैसे बराबर कर देने हैं, पैसे ज़्यादा उसमें और मिलाने नहीं है, या है ही नहीं उसके पास, मान लेते हैं हम। फिर 5वां संयोग देखिए इसका, x की जब वो 5 मात्राओं को लेता है, तब वह y की भी 5 ही मात्रा लेता है। यहाँ पर उसका जो प्रतिस्थापन की दर है समान हो गई है, 1 को 1 से प्रतिस्थापित कर रहा है। इसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा, फिर घटते हुआ हो जाएगा। तो 1 को 1 से प्रतिस्थापित कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर अब इसके जो प्रतिस्थापन की दर है यहाँ पर बराबर आ गई है। अब हम समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन की दर किस प्रकार से इसमें होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर या MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है। अब इसको हम एक बार और चार्ट के द्वारा समझते हैं। चार्ट में देखते हैं। चार्ट में सबसे ऊपर हम देखते हैं, सबसे पहले वह y वस्तु की 15 मात्राओं को ले रहा है। तो y वस्तु की जब 15 मात्राएं ले रहा है तो वह x वस्तु की 1 मात्रा ले रहा है, और वह Q बिंदु पर संतुलन में है। Q R जो भी है, हम इसको कुछ और नाम रख देते हैं, M रख देते हैं, इसका N रख देते हैं, जो भी है, इन सभी बिंदु पर ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर संयोग, 3 और जो है नीचे नाम नहीं लिखे इनमें, तो इनमें भी उसको उतनी ही मात्रा में संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये जो रेखा है ऐसी इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व हमको यही बताता है कि यह समान संतुष्टि की रेखा है। इस रेखा पर कहीं पर भी उपभोक्ता कोई भी संयोग को खरीदे, माना यहाँ पर खरीदता है तो यहाँ पर खरीदता है तो वो 8 और 9 के बीच की मात्रा खरीदेगा, यहाँ 3 से थोड़ा कम खरीदेगा, लेकिन फिर भी यहाँ भी खुश रहेगा वो। और इसी प्रकार अगर वो यहाँ पर खरीदता है तो वो क्या करेगा, y की मात्रा बहुत कम कर देगा, x की मात्रा को बढ़ा देगा, यहाँ भी खुश रहेगा। और अगर यहाँ लेता है तो y की मात्रा को बहुत बढ़ाएगा, x की मात्रा को बहुत कम करेगा, यह तो यहाँ पर भी उसको उतनी संतुष्टि मिल रही है। तो इसलिए इसको तभी हम इसको उदासीनता वक्र या सम संतुष्टि रेखा कहते हैं। अब
कितनी मात्रा का प्रतिस्थापन कर रहा है ये भी हम देख रहे हैं। अब ई बिंदु है और एफ बिंदु है। एफ बिंदु पर वह 11 ले रहा है वस्तुओं की मात्रा और ई बिंदु पर 15 ले रहा है। जब ई बिंदु पर वह 15 मात्राओं को ले रहा है, 15 इकाइयां ले रहा है, 15 यूनिट ले रहा है किसी वस्तु की, वाई वस्तु की, वाई कुछ भी हो सकती है, आम हो सकती है, केले हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, कुछ भी। इसी प्रकार जब वह वाई वस्तु की 15 मात्राओं को ले रहा है तो वह एक्स वस्तु की 1 मात्रा को ले रहा है और अब वह वाई वस्तु की 11 मात्रा ले रहा है तो वह एक्स वस्तु की 2 मात्रा ले रहा है। तो 2 मात्रा क्यों ले रहा है? क्योंकि यहां उसने सीमांत इकाई बढ़ा दी है, एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ा दी है एक्स की। एक अतिरिक्त मात्रा जब बढ़ाएगा तो वाई वस्तु की मात्रा को निश्चित रूप से घटाएगा। तो कितनी प्रतिस्थापित की हैं? 4 इकाइयां कम की हैं, 15 से 11 अर्थात 4 कम हुई हैं। तो इसी प्रकार से आगे को भी वह प्रतिस्थापित करता जाएगा। अब जैसे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। अब वो चाहता है कि मैं एक्स वस्तु की 1 और मात्रा ले लूं, 3 मात्रा ले लूं। तो 3 पर अगर वो आना चाहता है तो उसको यहाँ पर 8 इकाइयां लेनी पड़ेंगी वाई वस्तु की। 8 इकाइयां वाई वस्तु की क्यों लेनी पड़ेंगी? क्योंकि वो उसने एक अतिरिक्त मात्रा इकाई को बढ़ा रखा है। यहाँ एक सीमांत इकाई बढ़ाई। सीमांत का मतलब मैंने अभी बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई, मार्जिनल यूनिट जो है, 1 बढ़ाई है उसने। तो अन्य जो दूसरी कमोडिटी हमारी है पास है, दूसरी जो वस्तु है, उसको वह प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पर 11 से 8 पर आ गया, अर्थात 3 मात्राओं का प्रतिस्थापन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया उसने। किससे? एक्स की एक क्वांटिटी से। एक्स की एक क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट कितनी हो रही है, प्रतिस्थापित कितनी हो रही है? वाई की 3 मात्राएं या 3 यूनिट हो रही हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते जाते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ, चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण और भी हैं, 3 है, 4 पर जाते हैं। वह चाहता है 3 से 4 में चले गया, एक अतिरिक्त इकाई और ले ली। तो उसने फिर उसको यहाँ पर 6 इकाइयाँ लेनी पड़ेंगी इसकी, अर्थात 8 इकाई ले रहा था तो 2 इकाई और प्रतिस्थापित करनी पड़ेंगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी वाई की। वाई की 2 इकाइयों को सब्स्टिट्यूट करने का कारण क्या है? क्योंकि उसने मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल जो क्वांटिटी है वह 1 बढ़ाई है, एक्स वस्तु की सीमांत मात्रा 1 बढ़ाई है। तो एक्स वस्तु के संयोग बढ़ेंगे, वाई वस्तु के संयोग घटेंगे और संतुष्टि का स्तर बराबर रहेगा। क्योंकि ऐसी पर ही स्थिति, ये सारे बिंदु जो हमारी ऐसी रेखा है, ये ऐसी रेखा, इस पर ही सारे बिंदु स्थित हैं। इस पर किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता आ जाए, उसको सब में समान मात्रा में संतुष्टि मिलेगी। इससे उसको कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है कि मैं ये संयोग को लूँ या उसको लूँ। वो कहीं को भी आंख बंद करके लेने को तैयार रहेगा। अब हम आते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में। और फिर आता है हमारा अंत में, हम यहाँ पर दिखाते हैं कि उपभोक्ता कैसे संतुष्ट रहेगा। एक उपभोक्ता किस प्रकार से संतुष्ट होता है ये देखते हैं। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी माने इंडिफरेंस कर्व, हमारे पास यहाँ पर 4 इंडिफरेंस कर्व हैं। अब इंडिफरेंस कर्व तो हमारे पास 4 हैं। अब हमारे पास, अब हम इसमें हमारे पास कितनी, माना ये रेखा खींच दी हमने, या हमने ये रेखा खींच दी हमने, या ये रेखा खींच दी हमने। अब यहाँ पर यह है समस्या कि इतनी रेखाएं हम खींचते हैं तो यह प्रदर्शित करती है कि हमारी आय कहाँ पर है। अगर हमने ये रेखा खींची है तो उसका मतलब है जो वस्तुएं हैं, वस्तु तो हमसे बहुत दूर है, हम तो यहीं पर खरीद सकते हैं। इसी रेखा पर कहीं न कहीं हमको हमारा तो जो कर्व है वो यहाँ कहीं नीचे आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इतना कम पैसा नहीं है, हमारे पास अधिक पैसा है। तो हम हमारा जो आय रेखा या बजट रेखा जिसको हम कहते हैं, वो बजट रेखा हमारी ऊपर है, जिसको हम
ये जो हमने रेखा खींची उससे ऊपर है, अर्थात ए बी के बराबर है। तो ए बी से नीचे आना का मतलब है सारी वस्तुओं को क्रय न करना। ए बी से ऊपर जाने का मतलब है यहाँ पर तो हमारी जेब में पैसा ही नहीं है, हम तो इसको खरीद ही नहीं सकते, यहाँ पर तो हम आ ही नहीं सकते हैं। और इसमें जो इंडिफरेंस कर्व जितने भी बनेंगे और इन पर तो हमारी पहुँच हो ही नहीं सकती है। माना ये ए बिंदु है, यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो इसमें हम आ ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमको अब विचार केवल ए बी बिंदु पर ही करना है। तो चित्र में हम देखते हैं जो IC1 कर्व है, IC1 कर्व नीचे वाला, IC1 में हम देखते हैं कि यह जो कर्व है यह हमारी आय के निम्न स्तर पर है। अगर हम इसमें से किसी संयोग को लेंगे तो हमारी जो आय होगी पूरी तरह से व्यय नहीं होगी, हमारे पास पैसा बचेगा। तो चूंकि हमने पूरी धनराशि इन दो वस्तुओं पर ही व्यय करनी है तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हमको ये रेखा पसंद नहीं आएगी। फिर इससे थोड़ा ऊपर की जो लाइन है ये भी हमको पसंद नहीं आएगी, इसमें भी वही समस्या है। हमारा जो बजट है वह अधिक है और यहाँ पर कम वस्तुएं आ रही हैं, हम और अधिक वस्तुएं खरीदना चाह रहे हैं। इस प्रकार से जो ऐसी कर्व अर्थात जो तीसरी है ये हमारे लिए आदर्श है। यह आदर्श क्यों है? क्योंकि यह हमारी ए बी जो बजट लाइन जिसको हम कहते हैं, कीमत रेखा जिसको हम कहते हैं, उसको स्पर्श कर रही है। तो कीमत रेखा पर स्थित कोई भी संयोग, कीमत रेखा भी एक महत्वपूर्ण है, इस पर स्थित कोई संयोग हम खरीद सकते हैं। लेकिन हम चूंकि हम देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, कीमत रेखा पर तो बहुत संयोग बन रहे हैं, एक संयोग ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये दो भी तो संयोग बन रहे हैं। इन पर क्यों नहीं हम जा रहे हैं? इन पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह जो इंडिफरेंस कर्व है, जिस इंडिफरेंस कर्व को ये क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, वह संतुष्टि के निम्न स्तर को बता रही है। तो हम यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। तो हम संतुष्टि के जितने ऊपर को वक्र गया उतना ही संतुष्टि का हमारा स्तर ऊंचा होता जाएगा, तो हम संतुष्टि के ऊंचे स्तर को आएंगे। तो इस प्रकार से हम IC1 कर्व में भी जो बिंदु है उनमें भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमारी आय ही नहीं है, इन रेखा पर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो हम केवल IC कर्व जो है हमारा है केवल उस पर ही जा सकते हैं। उसके ई बिंदु पर हमारा संतुलन बनेगा, उपभोक्ता का संतुलन बनेगा। वह X वस्तु और Y वस्तु को खरीदने में जहाँ पर खुश होगा, वो खुश होने वाली जो बिंदु है वो ई है। उसमें वह अब ई बिंदु पर क्या करेगा, वो Y वस्तु कितनी OP के बराबर मात्रा खरीदेगा, OP के बराबर, और X वस्तु की OX के बराबर मात्रा खरीदेगा, O से लेकर X तक और O से लेकर P तक। भाई ये उसके दो संयोग होंगे दोनों वस्तुओं के, और यहाँ पर उसका संतुष्टि का बिंदु आ जाएगा। यह अब इसके बाद इसी प्रकार का फिर आता है आगे, वो भी यही बात है कि X वस्तु और Y वस्तु इसमें भी हैं। तो IC2 पर ये K बिंदु बन रहा है। K बिंदु एक बजट रेखा हमारे पास है, इसमें बजट रेखा हमको दिख रही है। बजट रेखा को देखते हैं हम तो बजट रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जो आ रही है सीधी खड़ी रेखा, तिरछी रेखा नीचे को, ये बजट रेखा है हमारी, जो के बिंदु के को काट रही है, कि बिंदु के पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है उसको। तो के बिंदु ही हमारा संतुष्टि का बिंदु होगा हमारा। अभी बजट रेखा तो यहाँ पर भी स्पर्श कर रही है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रही है, तो इन बिंदुओं पर वह हमारा संतुष्टि का स्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह IC1 जो बजट रेखा है, जो उदासीनता रेखा IC1, यह संतुष्टि के निम्न स्तर को बताती है, तो यहाँ पर हमारा संतुलन
नहीं बनेगा। इसलिए उदासीनता वक्र के उच्च स्तर को ही प्राप्त करना चाहेगा कोई भी उपभोक्ता, वो बिंदु के पर जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ गए हैं। अब इसके हम कुछ विशेषताएं देखते हैं कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताएं तो क्या है कि ये जो है कहाँ पर संतुलन में होगा। ये विशेषता ये है, एक तो ये बाईं ओर से दाईं ओर को, ये बाईं ओर हो गया और ये दाईं हो गया, नीचे को गिरता है, पहली बात है ये कि इसकी विशेषता हो गई। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता क्या है कि यह उदासीनता वक्र के ऊपर को जितने भी संयोग आते जाएंगे वह संतुष्टि के उच्च स्तर को बताएंगे, और जो नीचे को आएंगे उस संतुष्टि के निम्न स्तर को बताएंगे। और तीसरी इसकी एक विशेषता क्या है कि कोई भी उदासीनता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करेगा, अर्थात कोई भी उदासीनता वक्र इस प्रकार का नहीं हो सकता कि नीचे की लाइन को टच करे या इधर की लाइन को ही टच कर दे, ये वाई वस्तु की जैसे वाई को टच कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये भी एक विशेषता है कि वो अक्षों को कभी टच नहीं करेगा। वो जैसे ऐसी उदासीनता रेखा नहीं बन सकती कभी कि वो इस प्रकार से या किसी एक अक्ष को टच करे। अगर ऐसा करती है तो उदासीनता रेखा की जो विशेषता है वो नहीं मानी जाएगी उसमें। इसी प्रकार से ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और ये माना जाता है कि वस्तुएं जो है समरूप हैं, विभाजन के योग्य हैं, और उपभोक्ता के पास जैसे हमने पहले बताया ये माना गया है कि एक निश्चित राशि होती है जिसको वह दोनों वस्तुओं पर ही खरीदता है। और हम इसमें ये भी मानते हैं कि उपभोक्ता को बाजार का पूरा ज्ञान है, अर्थात वह जागरूक है, विवेकशील है, उसको संतुष्टि को अधिकतम करना जानता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण सी मान्यता क्या है कि एक्स और वाई की जो कीमतें हैं वो स्थिर होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि कीमतों में परिवर्तन होने से जो हमारी बजट रेखा है, जो बजट रेखा है वो हमारी बदल जाएगी। जैसे बजट रेखा ये है, अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाएगी तो बजट रेखा ये आ जाएगी, और एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट रेखा ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये भी मानते हैं कि बजट रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि कीमतें स्थिर रहती हैं। और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, इसका मतलब है बाजार में विक्रेता बहुत अधिक हैं। जो पूर्ण प्रतियोगिता युक्त जो मार्केट होता है उसकी जो विशेषताएं हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि इसकी विशेषता भी समझ गए हैं कि ये कर्व जो इंडिफरेंस कर्व है दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, अर्थात ओरिजिन की ओर उन्नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। और इट कैन नॉट इंटरसेक्ट इज अदर्स, मतलब ये एक दूसरे को ऐसी काट भी नहीं सकती उदासीनता रेखाएं, ये भी इसकी एक विशेषताओं में है। और इसी प्रकार से जो ऊंचे स्तर का उदासीनता वक्र है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, जैसे IC1 संतुष्टि के निम्न स्तर को बताता है, IC2 संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे आप इसके बारे में। ओके, धन्यवाद।